जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ था ये लास्ट ईयर, वो उस पेपर को सोल्व करेंगे। क्योंकि अभी 15-16 अक्टूबर का यूपी ट्रिपल एससी का पैट एग्ज़ाम है 2 बरस से। तो कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका इस बार एग्ज़ाम में आए, आपसे छोड़ के ना आए। उस लेवल से हम इसे सोल्व करेंगे। हो सकता है बहुत बार कि एग्जामिनर यदि यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा क्वेश्चन उठाने का। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, यानी भारत आने का क्रम क्या था। ये जो टॉमस रो है, इसे थॉमस रो भी बोला गया है। ये टॉमस रो जो है ये 1616 ईस्वी में भारत आया था और 1616 ईस्वी में ही यहाँ जहांगीर का शासनकाल था, मुग़ल सम्राट जहांगीर। और ये आया इंडिया में, और इंडिया में आ गए अजमेर के किले में जहांगीर से बातचीत की इसने। ठीक है। फिर दूसरा जो ये फायान जो है, फायान एक चीनी यात्री था। और चीनी यात्री ये 399 से और 202, यानी 399 में तो ये चला वहाँ से चाइना से, और 202 ईस्वी में ये इंडिया में आया। अच्छा, यहाँ इंडिया में आके ये जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में पहुँचा था। सॉरी, मध्य एशिया से होता हुआ उत्तर भारत में पहुँचा था फायान। और फिर इसके बाद में आया हवेनसांग आया। ये चीनी बौद्ध भिक्षु था। ये आया 627 ईसा पूर्व से और 643 ईसा पूर्व के मध्य में ये इंडिया में आया था। तो एग्जामिनर का पूछने का मतलब है कि इनका क्रम क्या है। तो इनका जो क्रम हुआ, यानी ये जो फायान है, इस क्रम में सबसे पहले ये आया। उसके बाद कौन है? वेनसांग है। फिर ये आया और लास्ट में ये आपका टॉमस रो आया। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ। एक तरीके से होते कॉमन सेंस एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो आप। सपोज करो आपको इन दो का नहीं पता है कि कब आई ये, ठीक है, लेकिन टॉमस रो का पता कि 1616 में आया। तो तुम्हें जिस टाइम हम हिस्ट्री पढ़ें उतना आइडिया हो जाए कि कहानी पढ़ने से कि ये चीनी यात्री कब आए, बौद्ध भिक्षु कब आए यहाँ। तो उस आइडिया से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जो टॉमस रो लास्ट में आया, तो लास्ट में 1 किस में है? केवल सी में 1 है। तो यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से, कॉमन सेंस से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? इसका आंसर है बी, और इसका आंसर बी है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध की मैं खासियत बताऊं कि प्लासी का युद्ध नहीं था। ये केवल एक धोखेबाजी थी, और क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश वाली ये नहीं बोलते उसको, मतलब इसके जो सेनापति है मीर जाफ़र ने धोखा कर दिया था अंग्रेज़ों के साथ। और ये जो था आपका ये जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति से, अपनी चालबाजी से इसके सेनापति को, सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने में मिला लिया। अपने साथ मिला के इनकी बातचीत होगी कि हम तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तुम हमें सिर्फ ये दे देना। इनके बीच में बातें हुई। तो जैसे ही 23 जून 1757 का युद्ध प्रारंभ होने का समय हुआ और युद्ध स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, उसने जो सेनापति था, सेना को ऑर्डर नहीं किया। तो जब उसकी क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना थी, बहुत कम सेना थी, लेकिन वो चालाकी से इनके ऊपर भारी रही। तो जब भारी रही तो सिराजुद्दौला को वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा, और भाग के फिर ये अपना ऐसे अवध और होता हुआ कहाँ से फिर फुल्टा द्वीप में जाके इसने शरण ली। अच्छा, तो यहाँ फिर ये बक्सर का युद्ध दिया जैसे ऑप्शन में। इसका आंसर तो प्लासी का युद्ध हो गया। बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध है, ये बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजों और मुगल और नवाब की जो सेना थी उनके बीच में हुआ। इसमें कहा जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध का स्पष्टीकरण
यानी फाइनल युद्ध जो हुआ वो 1764 में हुआ। ठीक है, यहाँ तो युद्ध नहीं हुआ था 23 तारीख में, तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ वहाँ इसकी क्या बोलते हैं, संतुष्टि नहीं बोलते कि मतलब पुष्टि, प्लासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर के युद्ध को कहा इतिहासकारों ने। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हुआ, अंग्रेजों के, मुगल के और नवाब की जो सेना है उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। यहाँ भी अंग्रेजों की जीत हुई और इनके बीच में 1765 में संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। तो वो संधि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इतिहास की क्लास में से कवर करेंगे। अच्छा, अब ये सी ऑप्शन जो है इसमें दिया वांडीवास। अच्छा, वांडीवास का जो युद्ध है, वांडीवास का युद्ध आपका ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। जो वांडीवास का युद्ध है ये 26 जनवरी 1760 को हुआ और ये ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। ये सप्तवर्षीय युद्ध नहीं हुए थे वे, उन सप्तवर्षीय युद्ध का भी भाग था ये, जो ये वांडीवास का युद्ध है। और इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी, ये फ्रांसीसी सेना है इसकी हार हुई थी और ब्रिटिश की जीत हुई थी। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक है? दोस्तों इसका आपको भी पता होगा, ये तो हमने 8th क्लास में भी है कि जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लेकर आया था। और ये शायद कब की बात है, 1848 से 1856 तक जो डलहौजी है इनके बीच में गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, जब ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आया तब इस नीति को लेकर आया और इस नीति को लेकर आने का जो मकसद था वो था कि भाई पहले तो देखो कि जो ये नीति थी, हड़प नीति क्या थी, इसका हड़प नीति थी कि जिन जिन राजाओं को कोई संतान नहीं है वो संतान को गोद नहीं ले सकते। ठीक है, वो किसी दूसरे की संतान को गोद नहीं ले सकते, और जब गोद नहीं ले सकेंगे तो जिन राजाओं के संतान नहीं होंगी तो वे आगे उनके उत्तराधिकारी नहीं होगा तो राजा नहीं बनेंगे, उस राज्य को अपने में मिला लिया करते थे। तो अपने में मिलाना फिर ये एक नीति लेकर आई, ये इसी का ज़्यादा वो था। तो इसके समर्थक कौन हुए? लॉर्ड डलहौजी हुए। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि जो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है मेगिस्थनीज। मेगिस्थनीज इसका लेखक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मेगिस्थनीज के बारे में बता दूं। जो ये एक यूनानी राजदूत था, जो ये मेगिस्थनीज है ये यूनानी राजदूत था और 299 ईसा पूर्व ये आया चंद्रगुप्त के, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके दरबार में ये आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब ये आया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसने जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था है उसको देखा, यहाँ की हर स्थिति को देखने के बाद इसने पाया कि जो पाटलिपुत्र है वो सबसे बड़ा नगर है। यानी इसने पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर कहा। और पाटलिपुत्र आज प्रेजेंट टाइम में पटना है जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहुंचा? पहली बार साइमन कमीशन पहली बार भारत में कब आया? अच्छा, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंडिया में आया। और जब ये इंडिया में आया, जितनी भी जगह ये इंडिया में आया, बिहार, बंगाल, जहाँ भी ये आया इंडिया में, सब जगह इसे काले झंडे दिखाए गए और ये कहा गया कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। बहुत इसके विरोध में बहुत नारे जल्लूस निकले। और इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि ये जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इसमें जो एक अंग्रेजी अधिकारी है सर साइमन, और साइमन ने इसका जो ये इंडिया के रेगुलेशन के लिए, इंडिया को रेगुलेट करने के लिए, यानी वहाँ के नियम कायदे कानून बनाने के लिए इसमें भी नियम थे, तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं था इस साइमन में। तो जो यानी भारतीयों की जब सलाह नहीं है, मर्जी नहीं थी, तो इस वजह से गो बैक साइमन का इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये था आपका लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। और जो नेहरू जी थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और उस टाइम जो लाहौर है ये पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, पंजाब प्रांत उसकी राजधानी थी। और तो वहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पास हुआ था। अगला क्वेश्चन,
इसमें क्या कहा, इस क्वेश्चन में कहा कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। देखो मैं बताऊँ आपको, जो धन्वंतरी है, धन्वंतरी मतलब एक आयुर्वेदिक चीज़, जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में विष्णु अंश अवतार देवता है। धन्वंतरी जो है विष्णु अंश अवतार देवता है, और ये आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। धन्वंतरी जो शब्द है इसे हम ये बोल सकते हैं कि आयुर्वेद के प्रवर्तक, ठीक है, आयुर्वेद के प्रवर्तक। अच्छा, दूसरी बात, इसका आंसर हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक जो ये थे। अच्छा, इसमें एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की है कि इनका अवतरण कब हुआ पृथ्वीलोक में, जब समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय इनका अवतरण हुआ था, ये जो धन्वंतरी जी है हिंदू धर्म में। लेकिन ये कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी, तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो ये चिकित्सक जी हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक, इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार है उसकी शोभा भी बढ़ाई थी। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित का मिलान करें। इस क्वेश्चन में है इंडियन नेशनल आर्मी को किससे मिलाना है, गदर पार्टी को किससे मिलाना, मित्र मेला और होम रूल लीग। अच्छा, अब आप ध्यान से करो, यदि आपको नहीं भी पता तो एक छोटा सा पॉइंट भी यदि आपको बता कि होम रूल लीग एनी बेसेंट थी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो 4 का 4 किस में, 4 का 4 इन दो में है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और कर लो तुरंत आंसर हो जाएगा। हमें पता कि गदर पार्टी एक चर्चित चीज़ है, मतलब ये कम मेहनत से हमें ध्यान से रहती रहे, ज़्यादा चर्चा से का पॉइंट रहे। गदर पार्टी का मतलब है लाला हरदयाल सिंह। तो गदर पार्टी का संबंध किससे हुआ, लाला हरदयाल सिंह से। यानी दूसरे का एक, बी का एक किस में, केवल इसमें ही है। तो यहाँ तक भी आप आंसर कर सकते हो यदि आपको कंप्लीट याद नहीं है। तो आंसर हुआ इसका बी। मित्र मेला का है वीडी सावरकर। इंडियन नेशनल आर्मी का आंसर हो जाएगा क्या, सुभाष चंद्र बोस। इसका संबंध हो गया इससे। सुभाष चंद्र बोस से एक बात और ध्यान रखने की, अभी जो सेंट्रल विस्टा है हमारा संसद पार्लियामेंट जो नया बन के तैयार हो रहा है, वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है अभी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो ये भी एक लेटेस्ट न्यूज़ है। इनसे रिलेटेड बातें, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बातें आपको पढ़ लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।